रखने चाहिए। तो पॉइंट क्या क्या याद रखने, पहली बात तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हो जाएगा कि इट इज द पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, अगर कोई बोलता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो तुम बोल सकते हो कि कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लो और डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, जैसा मैंने ये H2O वाले केस में दिखा भी दिया। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। यस सर। यस। ओके, सो एक तो ये हो जाता है जो तुमसे पूछा जा सकता है। दूसरा तुमसे ये पूछा जा सकता है कि इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल। मतलब यहां पे सपोज ऐसा है कि ये एक डाइपोल मैंने बना दिया है, सॉरी यहां पे मैंने क्या किया है, यहां पे एक डाइपोल मैंने बना दिया है, ये सपोज एक डाइपोल है, और इस डाइपोल के आगे यहां पे कहीं एक डिस्टेंस है जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं इसी की एक्सिस पे। ठीक है, सो हम क्या बोलेंगे कि सपोज यहां पे प्लस चार्ज रखा है, यहां पे माइनस, कहीं पे भी प्लस या माइनस ऐसे रख के बना सकते हो। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तुम्हें दिया हुआ है 2l, मतलब कि ये वाला डिस्टेंस है l और ये वाला डिस्टेंस है l, और यहां से कुछ x के डिस्टेंस पे, इस x के डिस्टेंस पे, इतने डिस्टेंस पे वो तुमसे पूछ रहा है कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो एक इसकी वजह से आएगा, प्लस q की वजह से आ रहा होगा, वो क्या आ रहा होगा, वो आएगा सपोज यहाँ पे E1, और माइनस क्यू की वजह से जो आएगा वो हो जाएगा E2, ये प्लस क्यू की वजह से और ये माइनस क्यू की वजह से। तो जब हमें नेट निकालना होगा तो ई नेट हम कैसे निकालेंगे, हमें वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, दैट इज E1 माइनस E2। सो वही चीज यहाँ पे उसने करी है, E1 माइनस E2 करी है। ठीक है, E1 कैसे निकल के आ रहा होगा, एक R माइनस एल होल स्क्वायर करके आ रहा होगा, एक R प्लस एल होल स्क्वायर करके आ रहा होगा। दोनों का जब तुम नेट निकालोगे तो इस तरीके का फॉर्मूला बन जाता है। लेकिन तुमसे ये मोस्टली नहीं पूछा जाएगा, तुमसे पूछा जाएगा ये वाला फॉर्मूला। तो एक जनरल फॉर्मूला जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, दैट इज 2PR। देखो डिराइव तो तुमसे कोई नहीं कराने वाला, यहाँ पे डिराइव कोई नहीं कराने वाला तुमसे, लेकिन हाँ ये फॉर्मूला जरूर तुमसे पूछा जा सकता है कि क्या फॉर्मूला होगा। तो तुम्हें ये जनरल फॉर्मूला याद रखना है। एक तो जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1/4πε0 2PR/r² माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला तो ये बन जाएगा। दूसरा क्या बन जाएगा कि अगर ये पॉइंट बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हो, मतलब x का x, यहाँ पे मैंने r और x, चलो यहाँ मैंने x लिख रखा, उसको r कर देते हैं यार, क्योंकि वो r लेकर के चल रहा है ना, तो हम भी r लिख लेते हैं यहाँ पे, क्यों जबरदस्ती x लिखें, r का डिस्टेंस है। अगर r का डिस्टेंस जो है वो इससे l के डिस्टेंस से बहुत बड़ा है, तो एक्चुअली हम क्या करेंगे, l को नेग्लेक्ट कर देंगे। l को नेग्लेक्ट कर देंगे, जो दूसरा फॉर्मूला जो हमारे पास बन के आएगा वो होगा ये वाला फॉर्मूला। तो तुमसे ये दो फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं एक्सियल पोजीशन पे। ठीक है, एक तो ये जो एक जनरल फॉर्मूला होगा r यूनिट के डिस्टेंस पे, और दूसरा ये अगर r बहुत बड़ा है l के रिस्पेक्ट में और हमने l को नेग्लेक्ट कर दिया तो दूसरा फॉर्मूला पूछा जाएगा ये। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, दूसरा केस होता है कि जब हम इक्वेटोरियल लाइन पे पूछते हैं तब क्या होगा। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या हो गया, इसका डायग्राम मैं नेक्स्ट पेज पे दिखा देता हूं। यहाँ पे स्पेस है कहीं बनाने के लिए, यहाँ पे देखने का मैं छोटा सा स्पेस बना देता हूँ। यहाँ पे एक ऐसा दिखाता हूँ कि ये, अरे यार, ये हमारे पास वो दो चार्जेस रखे हुए हैं, एक चार्ज ये है प्लस क्यू और एक चार्ज ये है माइनस क्यू। ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये यहाँ पे कहीं इक्वेटोरियल लाइन, मतलब जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो वाला लाइन, उधर पे यहाँ पे कोई पॉइंट है P। इस पॉइंट P पे हमें फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं तो हम बोलेंगे कि इधर लगेगा E1 ऐसा, और इधर लगेगा E2 ऐसा। E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि यहाँ पे चार्जेस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है। तो हम जब E1 और E2 का नेट निकालने जाएंगे, देखो जैसे तुम E1 निकालोगे तो क्या आ जाएगा, इट इज Q अपॉन ये वाला डिस्टेंस है R, ये वाला डिस्टेंस है L, ये L। तो ये वाला डिस्टेंस जो होगा दिस विल बी रूट ओवर R² प्लस L स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे। तो जब E1 का वैल्यू निकालोगे मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा, E2 का निकालोगे तो मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, बस डायरेक्शन कुछ और आ रहा है, E1 का ऊपर जा रहा है और E2 का यहां जा रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि
अगर मुझे इन दोनों का नेट निकालना है तो इन दोनों का नेट कहां पे आएगा, तो नेट में इससे दिखाता हूं कि E1 का एक कंपोनेंट इधर ऊपर की साइड आ रहा होगा और E2 का एक कंपोनेंट इधर नीचे की साइड आ रहा होगा। ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अगर मैं इसको थीटा लेता हूं तो ये E1 साइन थीटा वाला कंपोनेंट है, ये वाला जो कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, यहां पे भी है। और जो कंपोनेंट्स ऐड हो रहे होंगे वो कौन से होंगे, इसका जो cos थीटा वाला कंपोनेंट है, मतलब E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये वाले कंपोनेंट ऐड होंगे। ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो हमने वो cos थीटा वाले कंपोनेंट ऐड कर दिए और cos थीटा का वैल्यू रख दिया L अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो वो सब सारे वैल्यूज तुम रखोगे तो तुम्हारे पास जो फॉर्मूला आ रहा होगा लास्ट में, वो फॉर्मूला ये बनेगा, ये वाला जो तुम्हें याद रखना है। दैट इज, वहां पे पहले वाले में 2pr आ रहा था, यहाँ पे 2pr नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ p आएगा और डिनोमिनेटर में आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। और यहीं पे हम एक कंडीशन और बना देंगे कि अगर ये r का वैल्यू l के वैल्यू से बहुत बड़ा है तो l को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, p अपॉन आर क्यूब आ जाएगा ओनली, इट विल बी p अपॉन आर क्यूब ओनली। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो तुमसे सबसे ज्यादा पूछे जा सकते हैं। तो मैंने ये बता दिया, ये भी बता दिया कि आ कहां से रहे हैं। हालांकि डेरिवेशन तुमसे कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन कैसे, क्योंकि बोर्ड में डेरिवेशन पूछे जाते हैं, तो हो सकता है कि अगर किसी का ऑफलाइन इंटरव्यू हो जाए और उससे वो सॉल्व करवाने के लिए बोल दे तो तुम ऐसे कर सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि उसके अब चांसेस ज्यादा हैं। तो अब तुम ऐसे डायरेक्टली फॉर्मूला भी याद रख के जाओगे तो भी चलेगा, ठीक है सर। किसी को डाउट है क्या यार इसमें जो मैंने अभी बताया? नो सर। नो सर। सर्कुलर लूप वाला तुमसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये जेई का पार्ट है, इसलिए हम सर्कुलर लूप में नहीं जा रहे हैं। तुमसे पूछा जा सकता है टॉर्क, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल के ऊपर टॉर्क कितना लगेगा। तो यहां से हम देखते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, डाइपोल का मतलब क्या है, वो सारी चीजें हम इसमें देखते हैं, ठीक है। मैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि फील्ड लाइंस जो होते हैं वो हमेशा पैरेलल होते हैं। जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेगा, पैरेलल होते हैं और इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। मतलब कि मैं कुछ ऐसा बना देता हूं, ये पैरेलल लाइंस मैंने बना दिए। अगर कोई लाइन पैरेलल ना बन रहा हो तो भी तुम पैरेलल मान ही लेना उसको, ठीक है। ऐसे बना दिया मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ई दिखा दिया यहाँ पे। यहां पे मैं दिखा रहा हूं कि कोई डाइपोल रख दिया गया है। सपोज ये है डाइपोल, इसका प्लस चार्ज यहां पे और इसका माइनस चार्ज यहां पे। सो मैंने यहां दिखा दिया कि प्लस क्यू यहां रखा है और माइनस क्यू यहां रखा है। प्लस क्यू के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो कहां लगेगा, वो क्यू ई इस डायरेक्शन में लगेगा, ये वाला प्लस क्यू के ऊपर। और माइनस क्यू के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो यहां लग रहा होगा, दैट इज माइनस क्यू ई, ये फोर्स लग रहा होगा। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, पैरेलल है दोनों। ये देखो इस लाइन के अलॉन्ग लग रहा है, ये इस लाइन के अलॉन्ग, दोनों पैरेलल लाइन है। तो हमने, और ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज व्हाट, दैट इज 2l। ये डिस्टेंस इसका 2l है, ठीक है। सपोज ये किसी एंगल पे रखा हुआ है, यहाँ पे थीटा के एंगल पे रखा हुआ है, तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है। एंगुलर मोमेंटम में या रोटेशनल मैकेनिक्स में तुमने पढ़ा होगा टॉर्क का फॉर्मूला। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं। ये है टॉर्क का फॉर्मूला। दोनों में से एक फोर्स एंड इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, ये डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने जाएंगे तो ये डिस्टेंस हमें कितना मिलने वाला है, यहाँ पे देखो इस डिस्टेंस को सपोज मैं भी थोड़ी देर के लिए डी अज्यूम कर लेता हूं। अगर मैं यहाँ से साइन थीटा लगाऊंगा तो साइन थीटा मुझे क्या मिल रहा है, डी अपॉन 2l। तो डी का वैल्यू हमें क्या मिल रहा होगा, 2l साइन थीटा। तो अगर हम फोर्स देखें तो इसके ऊपर जो फोर्स काम कर रहा है दैट इज QE। तो QE इंटू 2l साइन थीटा करेंगे। QE इंटू 2l साइन थीटा करोगे तो कितना आ जाएगा, Q2QLE साइन थीटा। 2QL को हम क्या बोल सकते हैं, P इज द डाइपोल मोमेंट। तो हमने यहाँ पे डाल दिया P। सो ये आ जाएगा टॉर्क इक्वल टू PE साइन थीटा न्यूटन मीटर। तो तुमसे ये टॉर्क पूछा जा सकता है कि टॉर्क कितना काम कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि टॉर्क कितना काम कर रहा है। वेक्टर के फॉर्म में देखोगे तो टॉर्क कितना आ जाएगा, P क्रॉस E आ जाएगा, ये आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। अच्छा, कभी कभी वो तुमसे वर्क डन भी पूछ लेता है।
जो इसमें मैंने लिखा नहीं है, लेकिन बाई चांस वो तुमसे अगर वर्क डन भी पूछता है, क्योंकि अब यहाँ पे अगर टॉर्क आ गया है तो वर्क डन भी आएगा। तो वर्क डन अगर तुम्हें पूछे कि यहाँ से मतलब θ1 के एंगल से θ2 के एंगल तक जाने में इसको कितना वर्क डन करना पड़ रहा होगा, क्योंकि टॉर्क हो रहा है तो ये रोटेशनल मोशन हो रहा होगा, ये घूम रहा होगा तो वर्क डन भी होगा। तो मैं जरा वो रोटेशनल वाला वर्क डन का फॉर्मूला भी दिखा देता हूँ। तो वर्क डन अगर तुम देखोगे तो वर्क डन कैसे आता है, इसका dw आता है, dw इक्वल टू टाउ डी थीटा। अगर मैं पूरा वर्क डन निकालना चाहता हूं तो ये हो जाएगा टाउ डी थीटा। मैं बोल रहा हूं कि इसको θ1 की, सपोज ये ऐसा होगा कि यहाँ पे किसी θ1 के एंगल पे इनिशियली ये रखा होगा और θ1 के एंगल से θ2 के एंगल तक आ रहे हैं। मतलब पहले हम देखेंगे इनिशियली, तो ये जो एंगल है दिस एंगल इज θ1, और ये वाला जो एंगल है दिस एंगल इज θ2। तो θ1 से θ2 के एंगल पे आ रहा है। तो मैं बोलूंगा क्या यार, इनिशियली θ1 पे था और बाद में θ2 के एंगल पे आ गया। तो वर्क डन अगर तुम निकालोगे तो θ1 से θ2, टॉर्क का वैल्यू तुम्हें पता है वो क्या है, पीई साइन थीटा। तो जब यहाँ पे रखोगे पीई साइन थीटा डी थीटा, तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी, पी और ई तो बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, एंड दिस इज फ्रॉम θ1 टू θ2। तो जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा P इंटू ई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। इस फॉर्मूले से कई बार वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बनवाता है, वो बोलता है परपेंडिकुलर से यहां तक लाने में कितना काम किया करना पड़ा होगा। मतलब थीटा का वैल्यू अगर हम π/2 डाल देंगे तो ये 0 आ जाता है। हो सकता है वो तुमसे ऐसा पूछे कि इनिशियली वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा था, अब हम उसको फाइनली थीटा के डायरेक्शन में ले आए, तो बताओ कितना काम करना पड़ा होगा। पहले वो परपेंडिकुलर था, तो तुम θ1 की जगह पर रख दोगे π/2 और θ2 की जगह रखोगे थीटा, तो उसमें वर्क डन कितना आ जाएगा, माइनस पीई कॉस थीटा। तो बहुत बार इसको लिख देते हैं कि W इक्वल टू वॉट, माइनस पी डॉट ई, ऐसा भी लिख देते हैं। इसको कभी कभी पोटेंशियल एनर्जी भी बोला जाता है, पोटेंशियल एनर्जी इन ऑफ दिस डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये चीजें भी तुमसे पूछी जा सकती हैं। किसी को इसमें से कुछ नोट डाउन करना हो तो एक बार यार नोट डाउन कर लो, अगर किसी को भी कुछ करना हो तो। सर एक बार ये वर्क डन। वर्क डन तो बिल्कुल सिंपल है। जैसे वर्क डन हम लोगों ने लीनियर में देखा था, क्या होता है, एफ डॉट ds होता है ना, लीनियर में एफ डॉट ds देखा था। तो यहां पे देखो रोटेशनल में एफ की जगह पर आ जाता है टाउ और ds की जगह पर आ जाता है डी थीटा। एफ का जो एनालॉग होता है वो होता है टाउ, फोर्स का टॉर्क हो जाता है और डिस्प्लेसमेंट का डी थीटा। अब टॉर्क का वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी पता है, वो टॉर्क का वैल्यू जब तुम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे दैट इज पी साइन थीटा डी थीटा, और उसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो बस सिंपल इंटीग्रेशन है। तुम्हें जो फॉर्मूले याद रखने हैं वो फॉर्मूले ये वाले हैं। एक तो ये वाला फॉर्मूला अगर जनरल में याद रखोगे, दूसरा ये वाला फॉर्मूला माइनस पी कॉस थीटा वाला या माइनस पी डॉट ई वाला, ये फॉर्मूले तुमसे पूछे जा सकते हैं। जनरल फॉर्मूला याद होगा तो तुम कोई भी दूसरा फॉर्मूला बना सकते हो। मतलब π/2 से थीटा लाने में, 0 से थीटा ले जाने में कितना काम करना पड़ रहा है वो सब तुम बना सकते हो। क्लियर है ये? Yes, sir. कोई फॉर्मूला यार नोट करना हो तो एक बार नोट कर लो। सर हाँ बोलो। सर आज वाला सर वीडियो सेंड कर दीजिएगा सर। यहाँ वेदर प्रॉब्लम का सर बहुत नेटवर्क इशू हो रहा है, हर 2 मिनट पे रिकनेक्टिंग हो जा रहा है। अभी वीडियो, मुझे आपका स्क्रीन भी नहीं दिख रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, वीडियो भी मैं सेंड कर दूंगा यार। ओके थैंक यू सर। ओके यार। सर ये हमसे इंटरव्यू में सॉल्व कराए जा सकते हैं? ये यार इंटरव्यू में, जब अगर ऑफलाइन इंटरव्यू होता है ना तब कराए जा सकते हैं। ऑफलाइन इंटरव्यू में तो वो तुमसे कुछ भी करा सकते हैं, पेन पेपर पकड़ा करके बहुत कुछ करवा सकते हैं ऑफलाइन में तो। सर पिछली बार तोलानी का टेस्ट ऑनलाइन हुआ था। पिछली बार तुलानी का टेस्ट ऑनलाइन हुआ था, हाँ। पिछली बार टीएस रैमान का एग्जाम हुआ है, कोई कंपनी नहीं आया था।
इस बार भी पता नहीं होगा या नहीं। फॉर्म भर रखा था 500 सबसे ले लिए, अब किसी का एग्जाम नहीं हुआ। यार अब देखो पिछली साल की तो बात ही मत करो, पिछली साल भी तो यही कांड हुआ था जो इस बार हो रहा है। इस बार तो और ही ज्यादा खतरनाक हो रहा है। पिछली बार कम से कम लोगों को पता था कि हाँ यार बोर्ड के मार्क्स पे मिल जाएगा। इस बार तो बेचारों को वो भी नहीं पता कि किस पे मिलेगा। तुम्हारी मतलब कंडीशन। स्टेट अपना अपना बोर्ड लेने का शुरू कर रहा है। गुजरात का अनाउंस कर दिया कि 1 जुलाई से पेपर होगा 12th का। गुजरात का शुरू कर दिया कि एमसीक्यू बेस्ड हो रहा है ना, या फिर सबसे बढ़िया तो छत्तीसगढ़ वाला किया है सर। उसने बोला कि सारे को पेपर देके 2 दिन का टाइम दे दिया, जाओ घर से लिख के भेज देना। हाँ सर, जितना एग्जाम में कहते थे ना 5 दिन का टाइम मिला है उन लोग को। हाँ सर, सेंटर पे जाना है, एग्जाम पेपर कलेक्ट करके घर पे लिख के आराम से दे देना है। चलो ये भी फिर सही तो है। फिर तो ऑनलाइन पेपर ही भेज दो, फिर सेंटर पे क्यों बुला रहे हैं? मतलब ही नहीं हुआ इस पेपर का फिर कुछ। उससे बढ़िया तो सर ऐसे ही फुल मार्क्स देते फिर। हाँ, सर और अगर इसमें भी बच्चे के मार्क्स काटते, अगर 60-70% देते जो घर से लिख के ले जाता है, फिर मतलब वो कैसे कंप्लेन करेगा? अब तो चैलेंज सर करेगा, कोर्ट में जाएगा वो। अब अब सर इतना इन इतना कॉलेजेस फुर्सत में होगा तब तो फिर हो चुका है यार कि अभी भी कोर्ट में जा रहा है वो। इन कॉलेजेस का भी अब है एक, मतलब एक क्राइटेरिया तो हो नहीं सकता, क्योंकि अलग अलग स्टेट का सबका भाई क्या ही बताया जाए, ये इस बार तो कुछ मतलब अलग ही लेवल पे काम चल रहे हैं। देखते हैं क्या होता है एंड में। टीएस रहमान को फोन करना पड़ता है, जब तक कॉल कर करके परेशान ना करो, शॉर्ट लिस्ट नहीं करते। सरकारी वाले हैं भाई। उल्टा डांट देते हैं सर, उल्टा डांट देते हैं ये। सर टाइम कर चाणक्य रखा ना भी तो अच्छे हैं। सरकारी वाले हैं ना वो लोग। शायद फीस कम है इसलिए थोड़ी अकड़ ज्यादा है। फीस सर कम नहीं इसका बेटा, वो गवर्नमेंट है ना, इसके लिए अकड़ थोड़ी ज्यादा है, बस वही बात है। चलो अच्छा। टीएस रहमान की रेटिंग के लिए फेमस है ना। चलो ठीक है यार, वापस आ जाओ। गॉस थ्योरम पढ़ लेते हैं थोड़ी देर। सर हाँ सर इसका जो 12th क्लास का जो चैप्टर 4 है ना, मैग्नेटिक फील्ड और इंडक्शन, हाँ वो इंडक्शन नहीं, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड वाला, वो इम्पोर्टेंट है क्या? हाँ भाई इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, कई सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो सर इसमें मतलब क्या छोड़ा, मतलब पूरी 12th की फिजिक्स करनी है इस बार? हाँ 12th की फिजिक्स का फॉर्मूला कर लो ना, डेरिवेशन और वो सब तो तुमसे वैसे भी नहीं पूछे जा रहे यार। यहाँ पे जितने भी मैं चीजें करा रहा हूँ उसमें कहाँ मैं डेरिवेशन करा रहा हूँ, ना न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। मैं तो बस ये अच्छा बोल तो रहा हूँ कि बेसिक बेसिक डेफिनेशन और फॉर्मूले ये सब याद करके जाओ। हाँ सर वही है, मतलब जैसे सर जैसे 11th के ना 7 से 8 चैप्टर मैंने बनाया है, तो उसके लिए आईएमयू के लिए, तो मतलब यार इसमें भी अभी कोई। तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम 11th और 12th का पूरा फिजिक्स बहुत आराम से लेकर के जा सकते हो, मेरा कहना ये है। तो अगर सर हमारे 14 पास जुलाई टाइम है तो हमें को है। यूटिलाइज करना ही चाहिए ना पूरा टाइम। हाँ सर सर टेस्ट 14 जुलाई को है। हाँ तो 14 जुलाई तक सोचो ना कितना टाइम है यार अपने पास। हाँ सर। तो 14 जुलाई तक अपने पास काफी सारा टाइम है। अभी हम लोग 19 जून तक तो ये सब खत्म कर लेंगे, उसके बाद तो फिर मैं टेस्ट पेपर ही टेस्ट पेपर लगा दूंगा। आराम से प्रिपेयर करो। डाउट डिस्कशन चाहिए तो डाउट डिस्कशन डाल देंगे, बहुत सारे डाउट डिस्कशन हो जाएंगे उसमें। इन बिटवीन टेस्ट पेपर हो जाएंगे, तो काफी कुछ वैसे ही हो जाने वाला है। सर वो इंटरव्यू का भी कराइएगा, मतलब मॉक की तरह, जैसे लाइव हाँ में हाँ होते हाँ, हैं ना। मॉक इंटरव्यू भी मैंने डाल दिए हैं टाइम टेबल में, मॉक इंटरव्यू भी मैंने डाल दिए हैं। मॉक इंटरव्यू भी मैंने डाल दिया उसमें। और जितना मैं कमिट कर रहा हूँ यार उससे ज्यादा ही दूंगा, डोंट वरी। ठीक है 19th मैंने लिखा हुआ है, लेकिन तुम्हें मिलेगा उससे ज्यादा ही। 19 जून तक तो मेरा टारगेट है सिलेबस कंप्लीट करने का। उसके बाद देखते हैं और सर क्या क्या हो सकता है, वो सब कुछ करा देंगे। सर वो वेव जैसे, सर हमने वेव्स कर लिया था क्या? हाँ हमने वेव्स, नहीं नहीं नहीं, वेव्स अभी बचा है, वेव्स बचा है, अच्छा सर। वेव्स बचा है अभी। चलो गॉस थ्योरम पे आ जाते हैं यार। तो गॉस थ्योरम में हम क्या बोल रहे हैं, गॉस थ्योरम में कुछ कुछ चीजें हमें इनिशियली समझनी पड़ती हैं। क्या क्या चीजें समझनी पड़ती हैं? वो ये समझनी पड़ती है कि एरिया वेक्टर क्या होता है।
तो हम क्या बोल सकते हैं, पहली बात ये समझ लो, एरिया वेक्टर, वेक्टर में भी पढ़ाऊंगा, एरिया वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड उस एरिया के इक्वल होता है और डायरेक्शन उस एरिया के परपेंडिकुलर होता है, उसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया ना, ये सपोज कोई एक एरिया है, ये एरिया तुम्हें दिखाई पड़ रहा है, ये सर्कुलर एरिया, तो जो एरिया वेक्टर है वो क्या है, वो है ds। अगर मैं पूछूंगा कि ये ds का मैग्नीट्यूड कितना है, तुम बोलोगे मैग्नीट्यूड जो है इसके एरिया के बराबर होगा, इसके एरिया के बराबर होगा, और डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू दिस एरिया, तो इसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। यहां तक क्लियर है भाई? ये अपना ऑफ कर लो भाई, कौन है, अब है नेक्स्ट पे क्या है, सॉलिड एंगल क्या होता है। वैसे सॉलिड एंगल की हमें कोई जरूरत है नहीं, हमसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन सपोज पूछ लिया जाए तो क्या है, तो हम बोलते हैं सॉलिड एंगल कैन बी डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड बाय दैट एरिया या बाय द एरिया ऑफ स्फेरिकल सरफेस एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब जरूरी नहीं कि तो स्फेरिकल की ही बात कर रहा हो, किसी और पॉइंट पे भी किया जा सकता है, लेकिन हम लोग चलो मोस्टली स्फेरिकल सरफेस देखते हैं तो हम उसी की बात कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर किसी स्फीयर पे मैंने एक छोटा सा ये एरिया ले लिया, ये वाला एरिया, तो मैं बोलूंगा कि ये, या इसको थोड़ा ढंग से दिखाते हैं यार, ये मजेदार नहीं दिख रहा है अभी, थोड़ा और अच्छा दिखाते हैं, थोड़ा बड़ा सा बना लेते हैं, ये दिखाया, और ये सेंटर है, तो मैं बोलूंगा कि इस एरिया ने जो पूरा, इस एरिया की वजह से जो पूरा एंगल बना होगा, मतलब इस तरीके का एंगल, ये सॉलिड एंगल बन रहा है, 2 लाइन वाला नहीं है, ये 3 डायमेंशनल एंगल है। तो हम सॉलिड एंगल को क्या बोलते हैं कि सॉलिड एंगल कैन बी डिफाइंड एज the angle subtended by the area of spherical surface at the center of the sphere। ये मतलब पूरा का पूरा है, इस पूरे एरिया की वजह से जो एंगल बन रहा होगा उसको हम बोलेंगे सॉलिड एंगल। ये जनरली ओमेगा से डिनोट किया जाता है और इसका यूनिट स्टे रेडियन होता है। जैसे एंगल का यूनिट रेडियन होता है, इसका यूनिट स्टे रेडियन होता है, कभी पूछ लिया जाए बाई चांस तो। जैसे वहां पे हम लोग बोलते थे कि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, वहां पे आर्क नहीं होता है, यहाँ पे एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर हो जाता है, ये हो जाता है सॉलिड एंगल का फॉर्मूला, एरिया अपॉन आर स्क्वायर। ये बाई चांस पूछे जा सकते हैं कहीं कहीं पे, बहुत रेयरली, मुझे लगता नहीं कि कोई पूछेगा, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत कहीं कहीं यूज होता है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए कहीं पूछा जा सकता है। अगर कोई पूछता है कि पूरी की पूरी स्फेरिकल सरफेस जो है वो कितना एंगल बना रही है, तो हम अगर ऊपर वाला ही फॉर्मूला, मतलब कि ये वाला फॉर्मूला ही लगा दें, तो हम बोलेंगे कि टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर करोगे तो यहां से कितना आ जाएगा, इट विल बी 4 पाई। तो हम बोलते हैं कि हाँ यार ये 4 पाई का एंगल बना देता है, ठीक है। और कोई भी क्लोज सरफेस हो वो हमेशा 4 पाई का एंगल बनाती है, कोई भी क्लोज सरफेस हो, पूरा एंगल जो बनेगा वो 4 पाई का बनेगा, बट स्फेरिकल सरफेस के लिए ही पूछा जाता है मोस्टली। एनीवे, तो ये हमें समझ में आ गया थोड़ा सा आइडिया कि एरिया वेक्टर क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है, स्फेरिकल सरफेस कितना एंगल बनाती है। देन नेक्स्ट बात आता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द क्वांटिटी विच इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द गिवन एरिया, और इसमें एक चीज जो नहीं लिखी है, एंड परपेंडिकुलर टू द एरिया। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस काफी सारी हो सकती हैं कहीं से जाती हुई। सर हाँ, वो परपेंडिकुलर टू वो नहीं होती इलेक्ट्रिक फील्ड? या तो इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर टू एरिया कर दो, या एरिया को परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड कर दो, दोनों में से किसी एक को भी कर सकते हो। ये बोल सकते ऐसे बोल सकते हैं ना, नंबर ऑफ यूनिट एरिया। सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस। यार जो ये या ऊपर प्लेन लिखा है ये एरिया। भी तो वही बात है, इसमें क्या गलत लिखा है ये बताओ मुझे। जो मैंने यहाँ लिखा है उसमें और जो तुमने बोला उसमें क्या डिफरेंस है, बस इतना बताओ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द क्वांटिटी विच इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तुमने भी बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया, ठीक है। मैंने बोल दिया एंड परपेंडिकुलर टू दैट एरिया, तुम बोल सकते हो कि एरिया परपेंडिकुलर टू द फील्ड, दोनों का मतलब सेम है। चलो एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा, समझना। ये रखा मैंने कोई एरिया, इतनी लाइंस यहां से पास कर रही हैं, लेकिन ये जो लाइंस हैं ये परपेंडिकुलर है नहीं इसके। तो हम या तो ऐसा करें, या तो जब मैं करूंगा ना तब मैं 2 केसेस बनाऊंगा। जब मैं बोल रहा हूं कि या तो हम ऐसा करें
कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एरिया के परपेंडिकुलर कर लें, तो तुम बोलोगे कि हाँ सर ये सब ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो परपेंडिकुलर सबको। जब मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा कि ई का थीटा मतलब ई का एक कंपोनेंट लूंगा इसके अलोंग, तो हो जाएगा ई कॉस थीटा डीएस। डीएस मतलब जो भी एरिया हो, मतलब पहले मैंने जो ये तुम्हें वॉयलेट कलर से करके दिखाया, मैंने ई का कंपोनेंट ले लिया परपेंडिकुलर टू द एरिया। नहीं तो दूसरा काम क्या कर सकते हो, अब मैं वो ब्राउन कलर से दिखाऊं, ब्राउन से दिखना चाहिए बस, ये ब्राउन कलर से दिखाऊंगा। नहीं तो दूसरा काम क्या कर सकते हो कि इसका मतलब ये एरिया का जो एरिया डीएस है, इसका कंपोनेंट ले लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर, ऐसा इसका कंपोनेंट ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर। तो जैसे यहां एंगल थीटा बन रहा था वैसे यहां एंगल थीटा बन रहा होगा। अगर तुम ई को फिक्स रखना चाहते हो तो फिक्स रख दो, और डीएस का कंपोनेंट लोगे लाइंस के परपेंडिकुलर, तो वो क्या आ जाएगा डीएस कॉस थीटा। ध्यान से देखो, यहाँ पे ई कॉस थीटा डीएस आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है ई डीएस कॉस थीटा आ रहा है। दोनों में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है क्या तुम्हें? नो सर। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि परपेंडिकुलर जो लाइंस हैं उनका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो तो भी चलेगा, और या मैं बोल दूं कि जो एरिया है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस, तो भी चलेगा। दोनों से हमें सेम ही क्वांटिटी मिलने वाली है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन है वो तुम दोनों तरह से ले सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द एरिया, एंड ऐसा भी बोल सकते हो, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि कंपोनेंट ऑफ एरिया परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो दोनों से ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स आने वाला है, वो क्या होगा ई डॉट डीएस होगा। ई डॉट डीएस का वैल्यू ई डीएस कॉस थीटा आएगा। तुम चाहे यहां से जाओ ई का कंपोनेंट निकालो, और चाहे यहां से जाओ और डीएस का कंपोनेंट निकालो, दोनों में से किसी का भी कंपोनेंट निकालो, दोनों से तुम्हें सेम ही क्वांटिटी मिलने वाली है। कौन सी क्वांटिटी मिलने वाली है? ये वाली क्वांटिटी मिलने वाली है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड डीएस। किसी को ये समझने में डाउट हो तो बोल दो। नो सर। गुड, नो सर। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आ गया ई डॉट डीएस। ई डॉट डीएस के बारे में तो इसने बहुत सारी चीजें बता दी हैं, ये भी बता दिया कि कहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री कहाँ पे होगा, बहुत सारी चीजें। अब हम जरा बात करते हैं सरफेस की, सरफेस एंड क्लोज सरफेस की। तो क्लोज सरफेस क्या होता है कि क्लोज सरफेस इज अ कॉम्बिनेशन और अरेंजमेंट ऑफ सरफेसेस विच इनक्लोज द वॉल्यूम, मतलब जो बंद हो जाएगा, इनक्लोज हो जाएगा। और अगर वो क्लोज सरफेस नहीं है तो फिर वो ओपन सरफेस हो जाएगी। अब जैसे सरफेस में हम क्या बोल सकते हैं, कौन सी क्लोज सरफेस कौन सी ओपन सरफेस है? जैसे अगर तुम बोल देते हो कि ये सिलेंड्रिकल है, ये कोई सिलेंडर है, ऐसे मैंने बंद कर रखा है इसको, अगर तुमने यहाँ पे ऊपर भी बंद कर रखा है और नीचे भी बंद कर रखा है और ये सारी वॉल्स भी बनी है, तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा क्लोज्ड। लेकिन अगर ये ऊपर और नीचे से खुला हुआ है तो ये कैसा हो जाएगा? ओपन। अगर तुम कोई क्यूब बना देते हो और सब तरफ से बंद है, मतलब उसके अंदर कोई वॉल्यूम इनक्लोज हो रहा है, तो हम क्या बोल देंगे कि क्लोज सरफेस है। अदरवाइज क्या हो जाएगा? ओपन, अगर कोई भी एक साइड खुला है तो। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज सरफेस। इज इट क्लियर? एक बार फिर से बता देना इसको। बेटा अगर वो पूरा का पूरा वॉल्यूम इनक्लोज कर पा रहा है तो क्लोज सरफेस है, और अगर वो किसी भी एक साइड से खुला है, किसी भी एक साइड से खुला है, तो वो फिर क्लोज सरफेस नहीं है, वो ओपन सरफेस हो जाएगा। ओके सर। मतलब तुम ऐसे कर लो कि क्लोज सरफेस तुम्हें देखना है, तुम उसके अंदर पानी भर लो और अब उसको घुमा घुमा करके देखो, अगर पानी उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है तो क्लोज सरफेस है, और अगर पानी बाई चांस उससे बाहर निकल रहा है तो ओपन सरफेस हो जाएगा। यस सर, समझ गया, बोतल और ग्लास। हाँ गुड। अब आते हैं गॉस लॉ पे। गॉस लॉ क्या बोलता है? द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस की बात हो रही है यहां पे, याद रखना, यहां ओपन सरफेस का फंडा ही नहीं है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस इंटू 1/ε0, या 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज, ऐसा बोल सकते हैं। नेट चार्ज जो उसके अंदर आ रहा है, अगर बाहर कोई चार्ज पड़ा है तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, जैसे Q4 बाहर पड़ा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अंदर कितना आ रहा है हमें उससे मतलब है। तो अंदर आ रहा है Q1 Q2 Q3, तो हमें उससे मतलब है, जो भी अंदर होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस
इज क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा फॉर्मूला बन के आ जाता है, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू इनक्लोज। अब क्यू इनक्लोज की वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रही है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 दिख रही है, तो वो तुम वहां पे डाल दो। और इसमें हम एक चीज और है कि इसमें हम एल्जेब्राइक सम की बात करते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको नेगेटिव लेना है। ऐसा नहीं करेंगे कि चार्ज के मैग्नीट्यूड ऐड कर दिए, ऐसा नहीं करना है, एल्जेब्राइक सम लेना है हमें। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि दिस लॉ इज फॉर ओनली फॉर क्लोज सरफेस, ये हमें पॉइंट याद रखना है। फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, शेप एंड साइज ऑफ द सरफेस। शेप और साइज कैसा, उस बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बस बात फर्क किससे पड़ रहा है कि वो क्लोज सरफेस होनी चाहिए। ठीक है, चार्जेस के बीच में कितना सेपरेशन है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नेट फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा, जो भी नेट चार्ज है उसके अंदर, या फिर अगर कोई मीडियम रखा है तो। जनरली हम जो गॉस लॉ लगाते हैं वो हम लोग किस में लगाते हैं, विदाउट मीडियम की बात कर रहे होते हैं। मीडियम रखा होगा तो हम फिर उसको बाद में देखेंगे। सर एक मीडियम वाला कोई एग्जांपल बता दीजिए मुझे। मीडियम वाला एग्जांपल हम यहाँ से नहीं करते, मीडियम वाला एग्जांपल हम कहाँ से करते हैं कि हम पहले निकाल लेते हैं स्पेस में और फिर डिवाइड कर देते हैं के से। सर हाँ सर, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले फॉर्मूले भी आते हैं ना, KQ/R² वाला, हाँ, वो शायद सर हमने किया नहीं बीच में। क्या बात कर रहे हैं यार, वो तो हम लास्ट तो लेक्चर में एप्लीकेशन में आ जाएगा, एप्लीकेशन में आएगा ना वो तो गॉस सरफेस। नहीं, गॉस सरफेस के पहले ही हम लोग कर चुके हैं, कल हम लोगों ने फिर वो KQ/R²। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट चार्ज वाला। हाँ अच्छा वो हो गया, अच्छा किया हाँ था। हाँ, कल हमने कर लिया था वो। हाँ सर, फर्स्ट क्लास में तो हुआ था सर। कल तो किया था वो। हाँ हाँ दूसरा सर। टॉपिक। अब यहाँ पे जैसे अगर तुझे चाहिए कि यहां से डिराइव करना है तो हम यहां से भी डिराइव कर सकते हैं। गॉसियन सरफेस की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज देख लेता कि क्या प्रॉपर्टीज होती है। मतलब पहली बात तो क्लोज सरफेस होनी चाहिए, सबसे पहली बात तो ये होती है। सरफेस हमेशा ऐसी ट्राई करो, इलेक्ट्रिक फील्ड के चारों तरफ ऐसी सरफेस ट्राई करो कि वो सिमेट्रिक हो, जिससे हम आराम से उसको कैलकुलेट कर पाए। मतलब मेन चीज जो होती है वो होती है एक तो क्लोज सरफेस और दूसरी होती है सिमेट्रिक सरफेस। वो हमेशा सिमेट्रिक होनी चाहिए, तभी हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, अदरवाइज कैलकुलेट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तीसरी चीज होती है कि सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए गॉस सरफेस जो है वो हमेशा चार्ज से पास नहीं करनी चाहिए, चार्ज के बाहर ही रहनी चाहिए जिस चार्ज के लिए तुम देखने वाले हो। जैसे अगर हम लोग पॉइंट चार्ज के लिए देखते हैं, ठीक है ना, ये वाला देखते हैं हम लोग। सपोज यहाँ पे है कि कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ अगर हमें डिराइव करना है तो हम बोलेंगे कि ये क्यू का चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है यहाँ पे, और आर यूनिट के डिस्टेंस पे तुम्हें इधर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, यहां से आर यूनिट के डिस्टेंस पे। तो तुम कैसे करोगे इसको निकालने के लिए तुम्हें एक ऐसी सरफेस की जरूरत है जो कैसा हो, इस क्यू के अबाउट सिमेट्रिक हो और हमेशा आर डिस्टेंस पे ही रहे। तो तुम अगर ऐसी एक सरफेस बनाओगे तो तुम्हें कैसी सरफेस मिलने वाली है, एक स्फेरिकल सरफेस मिलने वाली है। ये एक स्फीयर बनने वाला है चारों तरफ से। अब तुम बोलोगे कि हाँ यहाँ पे हम लोगों ने एक वो डीएस ले लिया, तो ये डीएस भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड भी अवे फ्रॉम दिस जाता है। अगर हम यहाँ पे ऐसा बोलेंगे कि चलो यार हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ ई डीएस करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई डीएस, ई डॉट डीएस किया, कॉस थीटा तो बाद में जीरो ही हो जाएगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल ही हैं, और इनके बीच में चार्ज कितना है, क्यू है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट डाल दिया। अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो देखो ई तो सब जगह पर कांस्टेंट ही आने वाला है क्योंकि आर यूनिट के डिस्टेंस पे सब जगह कांस्टेंट आने वाला है। ई मैंने निकाल दिया बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ डीएस मतलब सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा क्योंकि ये जब इंटीग्रेट करोगे तो आएगा पूरा सरफेस एरिया। वो सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, 4πr²। किसका सरफेस एरिया निकाला, गॉसियन सरफेस का। ये याद रखना गॉसियन सरफेस का ही निकाल रहे हैं, Q/ε0। तो E का वैल्यू जब तुम देखोगे तो कितना आ जाएगा, 1/4πε0 Q/r²। तो यहां से तुमने कूलम्स लॉ भी डिराइव कर लिया, यहां से तुमने क्या किया, कूलम्स लॉ डिराइव कर लिया। किसी को कोई डाउट है यहां तक? सर नहीं है ना। ऐसे ही वो इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए भी बोल सकते हैं। ये सब जो डेरिवेशन है वो तुम्हें, जैसे ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज बना लिया कि यहाँ पे केवल चार्ज रखा हुआ है
और r यूनिट के डिस्टेंस पे निकालना है। तो ऐसे केस में तुम क्या करोगे कि तुम फिर से एक सिमेट्रिक, ऐसी सिमेट्रिक सरफेस बनाओगे जो लाइन के अबाउट सिमेट्रिक हो। तो लाइन के अबाउट जो सिमेट्रिक सरफेस बन जाती है वो ऐसी सिलेंड्रिकल सरफेस बना लोगे, ठीक है, ऐसी सिलेंड्रिकल सरफेस। और फिर उस सिलेंड्रिकल सरफेस के अराउंड तुम बोलोगे कि एक डीएस हम यहाँ ले रहे हैं, एक डीएस हम यहाँ ले रहे हैं और एक डीएस हम यहाँ ले रहे हैं। तो इधर डीएस लिया ये, इधर डीएस लिया ये और इधर डीएस लिया ये सारे डीएस ले लिए हमने। और फिर हम जब यहाँ पे डालेंगे अपना ये E, तो यहाँ पे E इस डायरेक्शन में आ रहा है, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो ये जो ऊपर नीचे वाले जो ढक्कन लगे हुए थे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा कि E डॉट ds करोगे, ये 90 डिग्री है तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो तुम्हें किसको ऐड करना पड़ेगा, सिर्फ इसको, r यूनिट के डिस्टेंस पे जा रहा है, ठीक है। तो जब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमें E का वैल्यू आगे मिल पाएगा। तो ऐसे कई सारे होते हैं, प्लेन शीट के लिए निकालना है, इनके लिए निकालना है, सब मैंने आगे निकाले होंगे। ये सारे के सारे की वैल्यू याद करेंगे ना बस। हाँ, तो प्लेन शीट के लिए ये आ जाएगा, दोनों साइड पे अगर चार्ज होंगे तो ये आ जाएगा, अगर ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या आएगा। ये सारे के सारे मैंने ऑलरेडी फॉर्मूले निकाल रखे हैं, डिराइव करने के लिए तुम्हारे पास नहीं आएगा, डायरेक्टली ऐसे पूछा जा सकता है। तो ये तुम्हें याद रहने चाहिए, ये जितने भी फॉर्मूले लिखे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि कैपेसिटर में ये सारे के सारे फॉर्मूले यूज होते हैं। पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द शीट रहेगा, नेगेटिव चार्ज है तो टूवर्ड्स द शीट रहेगा। ये शीट वाला जरूर याद रख लेना क्योंकि कैपेसिटर में ये सबसे ज्यादा यूज होता है। थोड़ा नीचे करना सर, स्क्रीनशॉट लेना। सर ये वाले पीडीएफ सेंड कर दो। हाँ, पीडीएफ कर दूंगा सेंड, डोंट वरी। शीट वाले जरूर याद रखना क्योंकि शीट वाले बहुत पूछे जाते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में तो यही यूज होगा ना सर? हाँ, वही यूज होगा, ठीक है। इसके बाद बस कुछ कुछ पॉइंट इन्होंने और डाल रखे हैं जो अपने, मतलब ये ज्यादा यूजफुल नहीं है अपने लिए। अपने लिए यूजफुल जो है पॉइंट वो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिए हैं, वो ये वाले हैं। अब देखो, जैसे मैं यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, एक सेकंड रुकना। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में यूज होता है ना, वो ये वाला होता है कि जैसे मैंने ये शीट, अभी शीट को मैं केवल यहाँ लाइन से ही डिनोट कर रहा हूँ कि एक शीट मैंने यहाँ बना दी, ये दूसरी शीट मैंने यहाँ बना दी। इसके ऊपर ये जो सिग्मा दिया हुआ ना, सिग्मा का मतलब होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा का मतलब होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हो गया कि चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब कि Q/A दे दिया उसने, ऐसा तुम्हें दे दिया। अब सपोज वो बोल रहा है कि यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है पूरे पे और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है। अब तुम मुझे बताओ कि ये जो 3 पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट पे मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो अगर मैं इस पॉइंट पे निकालता हूं, देखो मैंने क्या बोला, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या होगा, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ये शीट नंबर 1 था, ये शीट नंबर 2। तो शीट नंबर 1 की वजह से आया E1 और शीट नंबर 2 की वजह से आएगा E2। तो अगर मैं यहाँ पे बीच में E नेट निकालूंगा तो यहाँ पे E नेट कितना आ जाएगा, E1 माइनस E2। और अगर E1 E2 दोनों इक्वल है तो 0 भी आ सकता है। अगर इस पॉइंट पे निकालूंगा, शीट नंबर 1 की वजह से E1 आने वाला है इधर और शीट नंबर 2 की वजह से E2 आने वाला है इधर, तो E नेट कितना आएगा, E नेट आ जाएगा E1 प्लस E2, ठीक है। और अगर इस पॉइंट पे देखेंगे तो इधर शीट नंबर 1 की वजह से E1 आएगा इधर और शीट नंबर 2 की वजह से भी E2 आएगा इधर, मतलब अब अवे फ्रॉम द चार्ज जा रहे हैं, अवे फ्रॉम द प्लेट जा रहा है। यहाँ पे भी E नेट निकालोगे तो E1 प्लस E2 ही आएगा। तो जब दोनों पॉजिटिवली चार्ज है तब ये कंडीशन बनती है। अगर दोनों नेगेटिवली चार्ज होते तब क्या होता है, मतलब एक शीट मैंने यहाँ पे ले ली ये और दूसरी शीट मैंने यहाँ पे ले ली ये। यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिया। दिस इज प्लेट नंबर 1, दिस इज प्लेट नंबर 2। तो अब अगर मुझे निकालना होगा तो मैं क्या बोलूंगा कि हमें इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है और इस पॉइंट पे निकालना है। तीनों पे निकाल करके देखते हैं एक बार, ठीक है। जब मैं इस पे देखूंगा तो 1 की वजह से कहा जा रहा है अवे फ्रॉम द चार्ज, दैट इज E1, और 2 की वजह से कहा जाएगा टूवर्ड्स द प्लेट, दैट इज E2। तो जब यहाँ पे तुम E नेट निकालोगे तो E नेट क्या आ जाएगा, E1 प्लस E2, ये आ जाएगा E नेट, ठीक है। ऐसे ही इस पॉइंट पे निकालते हैं। तो शीट नंबर 1 की वजह से देखेंगे तो ये अवे फ्रॉम द चार्ज, और शीट नंबर 2 की वजह से देखोगे तो ये टूवर्ड्स द चार्ज। तो जब यहाँ पे E नेट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। अगर दोनों इक्वल होंगे तो ये 0 होने लगेगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के चक्कर में क्या होता है, ये 0 ही होता है,
क्योंकि दोनों पे चार्ज डेंसिटी सेम ही होती है, तो ये 0 हो जाता है। और ऐसे ही यहाँ पे भी क्या होता है कि यहाँ पे शीट नंबर 1 की वजह से इधर आ रहा होगा E1 और शीट नंबर 2 की वजह से जाएगा E2, तो इधर भी E नेट निकालोगे तो E नेट क्या आ रहा होगा यहाँ पे E1 माइनस E2, और यहाँ पे भी अगर E1 E2 सेम हो गया तो 0। मतलब उस केस में क्या होता है कि सिर्फ अंदर दिखाई पड़ रहा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ दिखाई पड़ रही होती है। तो ये सब कुछ वहां पे यूज हो रहा होता है, ये तुमसे पूछा जा सकता है, ये कॉम्बिनेशन तुमसे गॉस थ्योरम वाला कॉम्बिनेशन वहां पे पूछा जा सकता है। यहां तक समझने में कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, इसमें से कुछ नोट करना है? पीडीएफ से ही कर लेंगे सर। सर ये पीडीएफ अभी सेंड कर देना, बस 6 पेज खत्म। हाँ ये और एकदम PDF लेफ्ट साइड वाले में ई नेट E2 माइनस E1 होगा ना? E2 माइनस E1 या E1 माइनस Left, E2 पे डिपेंड, किसमें? इधर वाले में ना? हाँ हाँ। तो E1 तो इधर जाएगा ना, प्लेट 1 की वजह से देखो अवे फ्रॉम द शीट जाएगा ना, और प्लेट 2 की वजह से टुवर्ड्स द शीट जाएगा, तो ये तो E1 माइनस E2 ही हुआ ना इस साइड वाले में तो फिर E2 माइनस E1 होगा ना? बेटा। वो क्योंकि E1 माइनस प्लेट E2 या E2 माइनस E1 इस पे डिपेंड करता है कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ E1 माइनस E2 तो मैं बोलूंगा अवे फ्रॉम द चार्ज, E2 माइनस E1 बोलूंगा तो टुवर्ड्स द शीट, ऐसा होगा। मतलब ये E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1 बेसिकली मैंने मैग्नीट्यूड लिखा रखा है, डिफरेंस दिखा रहा हूं मैं बस। डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगी कि E1 बड़ा है या E2 बड़ा है, उस पर डिपेंड करेगी। अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि E1 माइनस E2 की डायरेक्शन है तो डेफिनेटली यहाँ पे E2 माइनस E1 की डायरेक्शन हो जाएगी। डिस्टेंस पे भी तो डिपेंड करेगा सर। क्या? डिस्टेंस पे? डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ आर है। ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, ई में कहीं पे भी आर का रोल नहीं है। सर प्लेट्स के बीच में जो अच्छा डिस्टेंस अच्छा सर, हम वो KQ बाय R से दें, ठीक है ठीक। हाँ भाई धीरज, तुम क्या बोल रहे हो बताओ? मैं कहता जो प्लेट के बीच में डिस्टेंस है उस पर तो डिपेंड करेगा। प्लेट के बीच में दोनों जो शीट डिस्टेंस है प्लेट उस पे ये डिपेंड नहीं करेगा, ई डिपेंड नहीं करेगा। उस पे जो डिपेंड करता है वो कैपेसिटेंस डिपेंड करता है, ए के एप्सिलॉन नॉट बाय डी जो होता है ना वो होता है। ई का वैल्यू उस पे डिपेंड नहीं करता, ई का वैल्यू यही आता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। ठीक है सर ये फर्स्ट प्लेट के लेफ्ट में ये जो E1 और E2 है इसकी डायरेक्शन सही है? E1 और E2 की डायरेक्शन सही है। फर्स्ट प्लेट मतलब जो ऊपर बनी हुई है वो ऊपर या नीचे? नहीं सर, जो डायरेक्शन है ना पॉजिटिव प्लेट के लेफ्ट में, नीचे वाली पॉजिटिव प्लेट के लेफ्ट में। हाँ डायरेक्शन सही है, प्लेट हाँ डायरेक्शन गलत है, सॉरी डायरेक्शन गलत है। हाँ सर, हाँ डायरेक्शन गलत है। क्यों? अब मैं E1 आउटवर्ड होगी। हाँ E1 E1 अवे फ्रॉम द शीट जा रहा होगा और E2 टुवर्ड्स द शीट जा रहा होगा, ऐसा होगा। यस सर। क्योंकि फर्स्ट वाले की वजह से अवे फ्रॉम द शीट जाएगा ना, सेकंड वाले की वजह से टुवर्ड्स द शीट आ रहा होगा, ऐसा होगा। अच्छा तभी वो पहले वाला भी एक स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहा था, ठीक है। मैं यही बोल रहा था सर, E2 माइनस। समझ गया समझ गया समझ गया। जी ओके। मैंने गलत बना रखी थी डायरेक्शन, सॉरी यार। आई थिंक अभी क्लियर होगा। सर ठीक है, तो ये हो गया अपना गॉस थ्योरम वाला प्रिंसिपल। इसके बाद क्या बचता है? हाँ कैपेसिटर बचा। क्या बोल रहे हो धीरज, आवाज तुम्हारी नहीं आ रही क्लियर। कैपेसिटर चालू होगा ना सर अब? हाँ टेस्ट पेपर चालू होगा यार। मुझे अभी मैं तुम लोगों को थोड़ा 10 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ क्योंकि मेरा टेस्ट पेपर इन बिटवीन है। 10 मिनट का टाइम तो मैं बना करके स्टार्ट करता हूँ। सर वो कैपेसिटर पूछ रहा है, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर आता है। मुझे लग रहा है पूछ रहा है टेस्ट पेपर होगा अभी। कैपेसिटर नेक्स्ट क्लास में होगा, नेक्स्ट क्लास में होगा कैपेसिटर। टेस्ट पेपर स्टार्ट करेंगे यार 10 मिनट में, मैं ब्रेक दे रहा हूँ 10 मिनट का। सर ये जो टेबल नंबर 2 है उसमें चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के बाद में V स्केलर है, V किसको डिनोट कर रहा है उसमें? तो E तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कर रहा है। पोटेंशियल
पोटेंशियल। वी तुमसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि वी जो होता है ये एक जेई वाले पोर्शन में आता है, तो वी तुमसे नहीं पूछेंगे क्योंकि वो इंटीग्रेशन बहुत करना पड़ता है। जनरली यहाँ पे ई ही पूछा जाएगा जो तुमसे पूछा जा रहा है। ओके सर। ओके सर चलो अभी टेस्ट पेपर कहाँ, सर 10 टेस्ट मिनट पेपर कहाँ? यही कहूट होगा यार, कहूट 10 मिनट के टाइम के बाद। ठीक है सर। ठीक है यही रहना जो अभी मीटिंग। पढ़ाया वो नहीं ना, जो मैंने पहले पढ़ाया वो आएगा, वाला होगा ना। जो पहले पढ़ाया वो आएगा, कल तक जो पढ़ाया है, जो कल पढ़ाया था, एक्चुअली जो कल पढ़ाया था वो आएगा। स्ट्रेट लाइन और फिर वर्ड मीनिंग था। स्ट्रेट लाइन, सर्कल एंड वर्ड मीनिंग। आ जाओ यार सब लोग कहूट के लिए। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस हाँ सर। सर, आ गए। यस सर। ठीक है 2 मिनट के अंदर यार ज्वाइन करो सब लोग इसको। पिन दिखाई पड़ रहा होगा 1350744। अब 20 हो गए क्लास में। हाँ बेटा वो धीमे धीमे ऐसे ही होते हैं। जल्दी जल्दी ज्वाइन करते जाओ यार। ग्यारह लोग ज्वाइन कर चुके हैं यार। 1 मिनट का टाइम और दे रहा हूं मैं, फटाफट ज्वाइन करो। 15 हो गए। सर ये फोन में रखने से बहुत फायदा है, जो टेस्ट में आंसर गलत हो रहा है उसको मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं हम लोग इस पे जाके वापस से। बिल्कुल ऐप रख लोगे तो बेटर ही रहेगा वो तो। सर मेरे फोन में है तो अभी वही कर रहे थे। फटाफट ज्वाइन करो यार। 20 लोग तो मुझे ग्रुप में दिख ही रहे हैं, तुम लोग सबके सब ज्वाइन कर सकते हो। भी आती है। लास्ट 30 सेकंड दे रहा हूं यार, जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया उनको लास्ट 30 सेकंड दे रहा हूं मैं। सर हाँ सर फोन का इश्यू है। फोन का इशू है, देखो किसी का ले लो यार। सर घर पे कोई नहीं है। 10 9 8 7 सर एक ही फोन में भी तो चल सकता है, स्क्रीन 4 स्प्लिट करके। 3 2 1 खत्म। चलो अब प्ले पे जा रहे हैं हम लोग। ध्यान से देखना यार क्वेश्चंस। एजाइल का सिनोनिम क्या होगा? विक्सन, क्विक, ओल्ड, नन ऑफ दीज। कौन सा वाला होगा जल्दी बताओ। पंद्रह लोगों ने आंसर दिया है। और क्विक होगा, क्विक फास्ट। एजाइल मतलब फास्ट। चलो देखते हैं कौन कहां पहुंचा है। नंबर 1 पे है वरुण, नंबर 2 पे है रोशन, देन अनमोल, देन अभय, देन संजम। गुड। नेक्स्ट, अलैक्रिटी का मीनिंग क्या है? अलैक्रिटी इज इट डलनेस और एंजाइटी और ईगरनेस और नन? 10 लोगों ने आंसर दे दिया है, शाबाश। 15-16 लोगों ने दे दिया है। 11 लोगों ने बोला है ईगरनेस, और ये बिल्कुल करेक्ट है। अलैक्रिटी का मतलब होता है ईगरनेस, उत्सुकता। अब देखते हैं, अनमोल आ गया है नंबर 1 पे
और वरुण लास्ट में चला गया है नंबर 5 पे, जबकि आंसर दोनों नहीं करेक्ट दिए। रोशन अभी भी सेकंड नंबर पे है, संजम थर्ड पे आ गया है और अभय है फोर्थ पे। गुड। नेक्स्ट, एफरेंट का मीनिंग क्या होता है? एफरेंट, इज इट रिच और वेल्दी और इंसल्ट और फ्रेंडली? 12 answers are there, 15 are there, good, 2 more, yes। 8 लोगों ने बोला है इंसल्ट और वो बिल्कुल करेक्ट है। एफरेंट का मतलब होता है इंसल्ट। सो अब देखते हैं, बैक टू बैक 3 आंसर सही किए हैं अभय ने, रोशन ने भी किए हैं और रोशन को क्या मिला है? 26, 27। संजम फोर्थ पे है और अमन फिफ्थ पे है। वरुण बाहर हो गया है यहां से, अनमोल अभी भी फर्स्ट पे है। चलो, फोर्थ क्वेश्चन है, एडमोनिश मींस। एडमोनिश का मींस तो सबको पता होना चाहिए यार, मतलब प्रेज, इज इट प्रेज और एडमायर और बोथ और नन? क्या है इसका आंसर? बताओ जरा जल्दी से। 11 लोगों ने आंसर कर दिया है, 12 लोगों ने कर दिया है, लास्ट फॉर 3 सेकेंड्स। 15 लोगों ने आंसर किया है, 16 ने कर दिया है और इसका आंसर है नन। बहुत बार लोगों को ये लगता है कि नन ऑफ दीज आंसर हो ही नहीं सकता, इसके लिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे नन ऑफ दीज डाला था। एडमोनिश का मतलब होता है डांटना, डांटना वो भी हो सकता है, लेकिन डांटने के अलावा ये भी हो सकता है कि डांटते हुए समझाना, वो वाली चीज होती है एडमोनिश। इंस्ट्रक्शन देना थोड़ा सा स्टर्न लैंग्वेज में, उसको भी एडमोनिश बोल सकते हैं। प्रेज, एडमायर, दोनों में से कुछ भी नहीं था। लेट्स सी, अब जरा स्कोर बोर्ड चेंज होगा। अमन और पुष्पम आ गए हैं ऊपर, नीचे वाले 2 लोग नीचे चले गए हैं, ऊपर वाले तीनों में से कोई स्कोर नहीं हिला है। गुड, तो स्कोर बोर्ड में थोड़ा सा तो चेंज हुआ। लेट्स सी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्रीमनी का एंटोनिम क्या होता है? एक्रीमनी का एंटोनिम, इज इट बिटरनेस और डिस्कॉर्ड और बोथ और नन? लास्ट 10 सेकेंड, 7 लोगों ने आंसर दे दिए हैं अभी तक। 11, 12 लोगों ने आंसर दे दिया, 13 लोगों ने दे दिया, लास्ट सेकेंड 15 लोगों ने आंसर दे दिया है। इसका आंसर है नन और 7 लोगों ने करेक्ट दिया, क्योंकि यहाँ पे बिटरनेस और डिस्कॉर्ड जो है वो दोनों इसके सिनोनिम है, एंटोनिम नहीं है। तो देखते हैं क्या चेंजेस हुआ। रोशन राज आ गया फर्स्ट पे, अनमोल आ गया सेकंड में और सार्थक ने बैक टू बैक 4 क्वेश्चन ठीक किए हैं और अब वो आ गया 5th पोजीशन पे। अमन और अभय अभी भी हैं अपनी टीम में, 3rd और 4th पे हैं। लेट्स सी, आगे चलते हैं। डबल पॉइंट का क्वेश्चन है अभी। y इक्वल टू mx प्लस सी, सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर को टच करेगी तो कंडीशन क्या होगा? जल्दी से देखो, चारों ऑप्शन में से कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है? सिर्फ 5 लोगों ने आंसर दिया अब तक, 7 लोगों ने दिया है, लास्ट 3 सेकेंड। 12 लोगों ने इसको आंसर किया है और इसका आंसर करेक्ट है बी वाला, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। मैंने थोड़े कंफ्यूजिंग आंसर जानबूझ करके डाले थे ताकि लोग कंफ्यूज हों इसमें। और अब देखना है कौन आगे आया और कौन पीछे। अनमोल आ गया है फर्स्ट पे, रोशन पीछे रह गया, पुष्पम 3rd नंबर पे आ गया है। डबल पॉइंट का क्वेश्चन था तो ऑब्वियसली जो क्वेश्चन सही करेगा उसको कुछ ना कुछ तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा। अभय और अमन यहाँ पे हैं। संजम बीच में दिखाई पड़ रहा था लेकिन अभी फिर से बाहर हो गया है। रोशन तब से अभी तक है पूरी देर से, कभी फर्स्ट कभी सेकंड पे है, देखना है जरा क्या। आर्यन इज द हाईएस्ट क्लाइंबर, आर्यन जहां पे भी था उसने 6 पोजीशन एक साथ ऊपर करी है, हाईएस्ट क्लाइंबर है आर्यन। नेक्स्ट में देखते हैं, डबल पॉइंट का क्वेश्चन है। इफ x1 y1 and x2 y2 lie on the same side of the line ax plus by plus c equal to 0, then what is the condition? क्या कंडीशन होगा? जल्दी से देखो और मुझे बताओ कि क्या कंडीशन होगा। 2 एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, ax1 प्लस by1 प्लस c और दूसरा है ax2 प्लस by2 प्लस c। दोनों का सेम साइन होगा, अपोजिट साइन होगा, 0 होंगे, क्या होंगे? केवल 10 लोगों ने अभी तक आंसर, 13 लोगों ने कर दिया आंसर।
और इसका आंसर करेक्ट है फर्स्ट वाला। अगर दोनों पॉइंट सेम साइड पे होंगे तो इनका साइन भी सेम होगा। 6 लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। लेट्स सी कौन आगे गया कौन पीछे गया। रोशन बाहर हो गया है इस बार, पुष्पम सेकंड पे आ गया है। डबल पॉइंट होने का यही फायदा होता है, पूरी की पूरी टीम ही चेंज हो गई है। अब बस अनमोल दिखाई पड़ रहा है नंबर 1 पे, बाकी पूरा का पूरा गेम चेंज हो चुका है। पुष्पम सेकंड पे आ गया है, रोशन गेम के बाहर हो गया है अभी टॉप 5 में से। अभय, ऋषभ, आर्यन, ये नए लोग दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे। लेट्स सी नेक्स्ट में, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा जल्दी से बताओ देख करके, और ध्यान से आंसर करना, जल्दबाजी में बिल्कुल भी मत करना। लास्ट 3 सेकेंड्स। 7 लोगों ने पहले ऑप्शन पे टिक कर दिया है, क्योंकि मुझे पता था कि उन्होंने पहले के बाद दूसरे को देखने की जहमत उठाई ही नहीं होगी, क्योंकि दूसरा भी करेक्ट है। अगर स्लोप निकालोगे तो पहले वाले का जो स्लोप आ रहा है वही स्लोप दूसरे वाले का भी आ रहा है, तो दूसरा भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर एक्चुअली क्या था? बोथ। ये सर देखा ही नहीं वो। मैं पहले ही बोल रहा था कि देख करके करना, देख करके। क्वेश्चन के ड्यूरेशन में ही बोल रहा हूँ कि देख करके करना, इसीलिए पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। ऋषभ आ गया नंबर 1 पे, आर्यन ने बैक टू बैक 3 क्वेश्चन करेक्ट कर दिए हैं और अभी वो दिखाई पड़ रहा है मुझे 5th पोजीशन पे। ऋषभ नंबर 1 पे है, अनमोल 2 पे है, पुष्पम 3 पे है। सही है यार, अच्छा चल रहा है गेम। पहले वाले जो टॉपर्स थे वो अभी कहीं दिख ही नहीं रहे यहाँ पे। 9th क्वेश्चन पे आते हैं। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, बोथ और नन। क्या होता है ऑर्थो सेंटर? केवल 12 लोगों ने आंसर किया, अभी 12 लोगों ने आंसर किया लास्ट 5 सेकेंड्स। 15 ने कर दिया है। 10 लोगों ने लिखा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, और जो कि ये करेक्ट है। मिड पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड नहीं होता है ऑर्थो सेंटर। तो देखते हैं जरा स्कोर बोर्ड में क्या चेंज हुआ है, कुछ तो होना चाहिए। बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस आर्यन और अभय की पोजीशन इंटरचेंज हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं जरा। काफी अच्छा स्कोर बना हुआ है अभी। 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रू और फॉल्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल, इज इट ट्रू और फॉल्स? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल, ऑलवेज पैरेलल होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये ट्रू है या फॉल्स? लास्ट 3 सेकेंड्स। 9 लोगों ने बोला है कि ये फॉल्स है, और एक्चुअल में ये फॉल्स है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पैरेलल नहीं होती हैं। पैरेलल हो सकती हैं लेकिन हमेशा पैरेलल नहीं होती हैं। अगर पॉइंट चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखोगे तो कैसी है? वो अवे फ्रॉम द चार्ज जा रही है, वो पैरेलल है ही नहीं। चलो देखते हैं, स्कोर बोर्ड में कुछ ना कुछ तो चेंज होना चाहिए। चेंज हुआ, डेफिनेटली चेंज हुआ। अनमोल फर्स्ट पे आ गया है, पुष्पम सेकंड पे है। दोनों में 400-300 पॉइंट्स का डिफरेंस तो दिख रहा है कम से कम। अभय है थर्ड पे, ऋषभ 4th पे, और संजम आ गया है फिर से टॉप 5 में। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगेन ट्रू और फॉल्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी एक दूसरे को कट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। 14 लोगों ने इसका आंसर करेक्ट दिया है, और 2 लोगों ने इसमें भी कुछ गलतियां कर दी हैं। चलो देखते हैं भाई, कोई चेंज हुआ? हाँ चेंज हुआ। आर्यन ऊपर आ गया है, संजम नीचे चला गया है। टॉप 5 में बस इतना चेंज हुआ, आर्यन दोबारा से टॉप 5 में आ गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, इज इट ट्रू और फॉल्स? इज इट ट्रू और फॉल्स? फटाफट आंसर कर दो यार, फटाफट। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। चेंज क्या हुआ? संजम और अमन आ गए हैं फिर से। संजम 4th पे आ गया है, और अमन आ गया है 3 रो बैक टू बैक करेक्ट करके आ गया है अमन आगे। टॉप 3 अभी भी वहीं के वहीं है। अनमोल और पुष्पम में 400 का डिफरेंस है, पुष्पम और अभय में 200 का डिफरेंस है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं।
13th क्वेश्चन है, डबल पॉइंट है और 10 सेकंड का ही टाइम होगा इसमें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यस और नो, ट्रू और फॉल्स, ये बताना है तुम्हें। 10 सेकंड का ही टाइम दिया था मैंने इसके लिए सिर्फ। 12 लोगों ने बोला है ट्रू और 4 लोगों ने बोला है फॉल्स, और फॉल्स वाला आंसर करेक्ट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। पोटेंशियल इज द फॉर्म ऑफ वर्क डन। पोटेंशियल इज द फॉर्म ऑफ वर्क डन, तो वो तो स्केलर क्वांटिटी होती है। अब स्कोर बोर्ड में कुछ ना कुछ चेंजेस तो होने चाहिए। बिल्कुल, संजम आ गया है टॉप पे, ग्रेट। संजम है टॉप पे क्योंकि ये डबल पॉइंट क्वेश्चन था और डेफिनेटली सबको हिलाने वाला था ये। तो संजम आ गया है टॉप पे, अभय आ गया है सेकंड पे, और अनमोल और पुष्पम जो फर्स्ट एंड सेकंड में चल रहे थे वो दोनों आ गए फर्स्ट एंड फोर्थ पे। धीरज आ गया है फिफ्थ। धीरज इज द न्यू एंट्री। धीरज इज द न्यू एंट्री। लेट्स सी सेकंड लास्ट क्वेश्चन। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन। इज इट ट्रू और फॉल्स? जल्दी जल्दी आंसर करो यार। 13 लोगों ने बोला है फॉल्स। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये न्यूटन पर कूलम हो जाता है। वैसे मुझे न्यूटन पर कूलम लिखना चाहिए था, तो और ज्यादा कंफ्यूज होते तुम लोग। ये न्यूटन पर कूलम होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है ना ये। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं क्या चेंजेस हुए। चेंजेस ये हुए हैं कि अभय आ गया है फर्स्ट पे, जो कि बैक टू बैक 6 करेक्ट आंसर दे चुका है और काफी बड़ा डिफरेंस लेकर के आया। अनमोल से 500 पॉइंट ऊपर है वो। अनमोल सेकंड पे आ गया है। संजम आ गया है थर्ड पे। पुष्पम धीरज है फोर्थ एंड फिफ्थ पे। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए स्फेरिकल कंडक्टर इज जीरो। स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। ये बात सत्य है या असत्य है, जल्दी से बताओ। 12 लोगों ने बोला है कि ये बात सही है, और एक्चुअल में ये बात सही है। कल इस पे हम लोगों ने काफी डिस्कशन किया था, तो मुझे लग रहा था कि काफी सारे लोग इसको अच्छा आंसर दे देंगे, लेकिन 4 लोगों ने इसमें भी गलत किया है। तो अब जरा देखते हैं कौन है टॉप 5 वाले। टॉप 3 में देखते हैं, थर्ड है पुष्पम 9400 लेकर के, सेकंड पे है संजम 9600 लेकर के, और 10,000 पॉइंट्स के साथ में फर्स्ट नंबर पे है अभय। तो फोर्थ और फिफ्थ पे है अनमोल एंड अमन। वेरी गुड, और पॉइंट्स भी अच्छे हैं। 12 आउट ऑफ 15 इज अ गुड। 9, अच्छा संजम ने 9 आउट ऑफ 15 किया, लेकिन डबल पॉइंट पे उसने गेम अच्छा बना लिया। पुष्पम 11 आउट ऑफ 15 पे चल रहा है। सो चलो अच्छी बात है यार, काफी अच्छा गेम रहा है ये। सर मेरे कितने करेक्ट है एक बार बताना इसमें तुम्हारे देखना। मतलब नाम बोलो, कौन? धीरज? धीरज। धीरज यार, तुम्हारा तो देखना पड़ेगा कितने करेक्ट हैं इसमें। एक सेकंड रुको, फुल रिपोर्ट देख लेते हैं। मेरा डबल वाला ही गलत हुआ ज्यादा।